अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है संजय दीक्षित जी ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल है और बहुत कुछ हम सर के चैनल से सीख कर और यहाँ आके बोल के और बड़े नमस्ते, अपने नमस्ते। और सर अपने आप को बड़े इंटेलेक्चुअल बनाने की कोशिश करते हैं आपके पास से पॉइंट्स उठा के। आपको आज बता रहे हैं कुल्लम कुल्ला। अच्छा। थैंक वो ये आप कहते हैं ट्रेड अच्छा सीक्रेट क्यों आउट कर रही हैं? बिल्कुल, नहीं सर बिल्कुल आपसे सीखते हैं और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल कहती हूँ कि आप हो गए और कई दूसरे लोग उनसे उनकी वीडियो से हम बहुत सीखते हैं। और सर आज भी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बिलावल भुट्टो आ रहे हैं, क्या तैयारियाँ हैं आपकी तरफ से? हमारी तरफ से तैयारियाँ क्या होंगी? हमने कोई किसी भी तरह की कोई जिस तरह की तैयारी की आप सोच रही हैं, उस तरह की कोई तैयारी नहीं है। कोई भी उनके ऊपर जूता नहीं फेंकेगा, कोई भी उनके सर ऊपर कुछ बैनर्स लगाए काला हैं झंडा लोगों नहीं ने। दिखाएगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल नॉर्मल, सर कुछ बैनर नॉर्मल सोशल होता है। मीडिया पे ज़रूर देखने में आ रहे हैं जिसमें बायकॉट किया है, उनकी पिक्चर लगा के क्रॉस किया हुआ है और इस तरह से। तो क्या हो रहा है वाक़ई में लोग कुछ कह रहे हैं? सोशल मीडिया पे तो ठीक है, वो सोशल मीडिया पे तो आप जानते हैं हमारे यहाँ तो उनको बिल्लो रानी कहते हैं। ज़्यादा सीरियसली कोई उनको लेता नहीं, सही बात पूछे तो। क्योंकि उनकी जिस तरह की बातें होती हैं अजीबो-गरीब किस्म की, उससे कोई लोग हँसते ज़रूर हैं। ही प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट वैल्यू टू अ लॉट ऑफ पीपल। पाकिस्तान में भी प्रोवाइड करते हैं, हम तो देखते रहते हैं कि आप लोग कैसे उनके खातिर तवज्जो करते रहते हैं। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि कोई उसको सीरियसली ले रहा है। अलावा ये मुझे नहीं पता कि वो फाइनली आएँगे या नहीं आएँगे, सर क्योंकि अभी तक बायलैटरल तो तो होना नहीं है भारत के साथ हुँ, में। तो और रशिया के साथ में तो अभी-अभी बायलैटरल आपने कर ही लिया ना, वो हिना रब्बानी ख़ार ने जो हुँ। अकेले-अकेले किया था, जिसमें वो रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने उनका मज़ाक ही हुँ। उड़ा दिया। तो हो सकता है रशिया से भी आप ना करें। बचा चाइना, उससे तो आप रोज़ करते हैं। तो फिर किससे-किससे करेंगे बायलैटरल? लेट मी थिंक। एक तो कज़ाकिस्तान से हो जाएगा, किर्गिज़स्तान से हो जाएगा और ताजिकिस्तान से हो जाएगा, तुर्कमेनिया इसमें है नहीं, फिर उज़्बेकिस्तान से हो जाएगा। इनसे 4 से वो बायलैटरल कर लेंगे और उसके लिए खाली इन 4 से बायलैटरल करने के लिए वो आएँगे या नहीं आएँगे, मुझे तो अभी भी डाउट है। हालाँकि मैं तो ये मान के चलूँगा कि भई ऑफ़िशियली तो अभी कन्फर्मेशन है, तो है। बिल्कुल सर, आना तो चाहिए ख़ैर और चाहे जिस किसी से भी उनकी मुलाकात हो या ना हो, लेकिन बहरहाल एक इस मीटिंग में आना चाहिए। कुछ थोड़ा-सा वो जैसे हमारे कहते हैं कि बिस्मिल्लाह तो हो ना आने-जाने की, वो तो होना चाहिए। लेकिन सर फिर भी अगर हम बात करें बिलावल से आगे बढ़ें और एक बड़ी आपके यहाँ से एक मैंने डॉक्यूमेंट्री भी देखी, आपके चैनल पे भी एक रिपोर्ट थी वो भी। और ये केरला में क्या क्या चल रहा है और उसपे बड़े लोग बात कर रहे हैं और उस पे आप क्या कहेंगे कि कोई ख़ास टेरर ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसका भी नाम लिया जा रहा है? वहाँ पे एक टेरर ऑर्गेनाइज़ेशन है पीएफआई करके, जिसको बैन कर दिया गया है अभी तो हुँ, भारत में। और वो पीएफआई जो है वो केरला में ही सबसे अधिक एक्टिव था। केरला जो हमारा स्टेट है वो एक ट्रूली मल्टीकल्चरल स्टेट है और उसमें करीब 55% जो है वो हिंदू हैं, तो करीब 20% वहाँ पर मुस्लिम हैं और 20% करीब क्रिश्चियंस हैं वहाँ पे और कोई 25-1% वहाँ पे मुस्लिम हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं फितरत होती है जो ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की, वो तो जहाँ 6% हैं जैसे कि यूके में, वहाँ भी अपनी फितरत नहीं छोड़ते। तो जहाँ 20-25% है वहाँ अपनी फितरत कैसे छोड़ेंगे? आपको अगर मैं हिस्ट्री में लेके जाऊँ तो आपको ये हुँ, ध्यान रहे कि जब 1946 के जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, जिसमें मुस्लिम लीग एक तरह से उसको रेफ़रेंडम बना के गया था कि पाकिस्तान सेपरेट पाकिस्तान बनाने के लिए ये रेफ़रेंडम है, ये उसने पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा किया था और उस वक़्त जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट होती थी। मुस्लिम इलेक्टोरेट अलग होती थी और बाकी जो रेस्ट ऑफ द इलेक्टोरेट अलग होती थी। तो ब जो मुस्लिम सीट्स थीं, उसमें से इन्होंने 89% सीट्स जीती थी।
और उसमें भी ये जो आपका जो केरला है, और केरला का एक पार्ट जो है उस टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो मद्रास स्टेट जो थी वो मद्रास स्टेट का ये पार्ट हुआ करता था, नॉर्थ केरला पूरा का पूरा, जिसको आज हम मालाबार एरिया भी कहते हैं। तो इस नॉर्थ केरला में और पूरा मद्रास जो स्टेट था उसमें इन्होंने 100% सीट्स जीती थी। 100%। आप जरा देखिए कि इनके फैनेटिसिज्म का आलम क्या था। जो 100% सीटें जहां नहीं जीती थी, वो जो आज पाकिस्तान में जो भी इलाके हैं उसमें कहीं भी नहीं जीते थे 100% सीट्स, और वहाँ सरकारें भी नहीं बनी थी इनकी। पंजाब में भी नहीं बनी थी, सिंध में भी सही शुरू में नहीं बनी थी, बाद में फिर डिफेक्शन विफेक्शन करके और नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर मिला मिलू के तब जाके सिंध में सरकार बनी थी मुस्लिम लीग की, पंजाब में नहीं बनी थी। लेकिन केरला मतलब यानी मद्रास में, जिसमें केरला का ये नॉर्थ केरला पूरा शामिल था, उसमें बॉम्बे में, उड़ीसा में, या इन्होंने 100% सीट्स जीती थी। बंगाल में भी नहीं जीती थी, जो बाद में पाकिस्तान में मिला। तो इसलिए ये जो इलाका है ये हाईली रेडिकलाइज्ड रहा है बहुत समय से। 1921 में भी इसी एरिया में एक बड़ा मैसेकर हुआ था हिंदुओं का, और वो जो ये मुस्लिम थे जिनको मोपिल्ला बोलते हैं, मोपिल्ला वाला वो एक अलग ही चैप्टर है। तो ये एक जिसको हम कहें कि बड़ा फैनेटिकल एरिया है, और यहीं से पार्टीशन के बाद भी इन लोगों ने कोशिश की थी कि वापस जो है वो मुस्लिम रिजर्व सीट्स हो जाएं, जिसको फिर फटकार दिया था सरदार पटेल ने। उन्होंने कहा था कि भाई तुमको यही इतना ही शौक है दोबारा बनाने का, तो तुम सब पाकिस्तान चले जाओ। एक तो तुमने पाकिस्तान बनवा लिया, पाकिस्तान बनवाने के बाद फिर वही सारे काम कर रहे हो जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। तो उसकी वजह से फिर ये सारी इनकी जो अटेम्प्ट थी कि ये वापस वही काम शुरू कर दे यहाँ रह के, और जो मुस्लिम लीग के कुछ लोग थे जो नहीं गए थे, उन्होंने यहीं पर इसी एरिया में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना ली, उसी का एक तरह से सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि हमारे लोग भी जो हैं वो पता नहीं क्या सोच के कि भाई मुस्लिम लीग को तो यहाँ बैन कर देना चाहिए था सबसे पहले, जिसने डिवीजन कराया भारत का, लेकिन वो भी नहीं किया, उसको भी अलाउ कर दिया। तो ये जो लार्ज हार्टेडनेस होती है ना हिंदुओं की, इसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप अपने मुल्ला मौलवियों को जानते ही हैं वो किस तरह से बात करते हैं, और किस तरह से जो है वह पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये उसी का जो है वो जिसको हम कहें कि कन्वर्शन टैक्टिक्स, प्रोसेलिटाइजेशन टैक्टिक्स, दावा, जिहाद, ये सब यहाँ पे ये करते रहते हैं। हालांकि ये जो आईसिस के बारे में इसमें जो कहा जा रहा है कि 32,000 लोग आईसिस, 32,000 लड़कियां कन्वर्ट होके आईसिस चली गई, ये फिगर तो बिल्कुल गलत है। देयर इज नो ट्रूथ इन दिस। ये फिगर जो है ये कि आईसिस चले गए, आईसिस गई हैं, लेकिन दे वुड बी क्लोजर टू 100 और सो, और उसमें कुछ हिंदू होंगी, कुछ क्रिश्चियंस होंगी, ये तो है। और आईसिस क्यों गई हैं, कैसे गई हैं, मुझे पता नहीं पाकिस्तान से गए हैं कि नहीं गए हैं लोग आईसिस में, लेकिन रीजंस वही हैं कि साहब कि वो ग्लोबल जिहाद, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैलाना, पूरी दुनिया में खिलाफत का राज, और उस वक्त के जो खलीफा थे अल बगदादी साहब, उनको पूरी दुनिया का खलीफा बनाना। आप केरला की बात क्यों करते हैं, आप देखिए यूरोप से कितनी गई थी, पता नहीं कितनी लड़कियां यूरोप से गई थी जिहाद में शरीक होने के साहब की। हाँ ठीक है, और जिहाद में शरीक होने का उनका क्या काम था? टू प्रोवाइड कंफर्ट टू जिहादीज, टू मुजाहिदीन। सर मुझे बड़ी हैरत है कि इंडिया से लोग इस तरह से गए, पाकिस्तान से मैंने कभी नहीं सुना कि कोई किसी ने इस तरह से इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और वो खबर आई हो या न्यूज़ इस तरह से चली हो। मुझे हैरत है कि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं और क्यों मतलब इस तरह की सोच रख रहे हैं। ये तो बड़ा खतरनाक तरीका है।
आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है शायद। हाँ, आपका फ्रेम फ्रीज है। सर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि पाकिस्तान से तो मैंने नहीं सुना कोई खास किसी का इस किस्म की खबर के या न्यूज़ के, कोई किसी ने ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ज्वाइन किया हो। भारत में क्यों इस तरह की सोच जो है वो आगे बढ़ रही है कि लोगों को इस पे बात करना पड़ रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं। आखिर भारत में ऐसा क्या है कि ये इस किस्म की सोच की तरफ लोग जा रहे हैं? नहीं, ये तो एक पर्टिकुलर एरिया में इस तरह की चीज़ कन्फाइंड है, और वही ये केरला का, ख़ास तौर से जो नॉर्थ केरला का जो एरिया है, उसमें ये लोग एक्टिव रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया हिस्टोरिकली एक्टिव रहे हैं। इंडिया में सबसे पहले जो मुस्लिम्स आए थे वो इसी एरिया में आए थे, और बल्कि इंडिया में सबसे पहले जो अरब आए थे वो भी इसी एरिया में आए थे, और वो जो अरब्स आए थे वो प्री इस्लाम के टाइम से ही आते रहे हैं, क्योंकि केरला जो था एक बड़ा एक ट्रेडिंग हब था पूरे भारत के लिए, तो वो यहाँ पर आते रहे हैं। और आपके इस्लाम के बाद भी ये आए हैं, इनकी यहाँ कॉलोनीज़ रही हैं, इनको यहाँ रिसीव किया गया है, और यहाँ इनकी जो है वो कहा जाता है कि साहब की जो सबसे पहली मस्जिद बनी मक्का के बाहर वो यहाँ बनी थी। इस तरह की जो है यहाँ पर बातें आती रही हैं। और ये लोग जो थे, ये जब से यहाँ पर एक टीपू सुल्तान, आप नाम सुना होगा, जी जी। वो टीपू सुल्तान के टाइम पर यहाँ पर जब उसने चढ़ाई की थी, यहाँ पर हमला किया था इस क्षेत्र में, तो उसने बहुत ज़्यादतियाँ की थी, बहुत लोगों का कत्लेआम किया था, बहुत लोगों को कन्वर्ट किया था तलवार के दम पर। और उसके बाद से ये एरिया जो है ये एक रेडिकल हब रहा है, और चूँकि भारत में जिहाद को डायरेक्ट कन्फ्रंट करने की कभी इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई नहीं, तो इसलिए ये पनपता रहा है। और हम लोग भी हमेशा ये कहते रहते हैं कि भाई यदि जिहाद को आपको टैकल करना है तो आपको पहले जिहाद को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जिहाद के क्या फंडामेंटल्स हैं वो समझना पड़ेगा, और फिर तभी आप उसको टैकल कर सकते हो। नहीं तो इनका तो यही रहता है कि साहब कि हमें तो सब पूरे हिंदुस्तान को जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट करना है। जो एक पाकिस्तान कन्वर्टेड है पहले से, वहाँ क्या हाल हो रहा है उसको तो देखते नहीं। जो अच्छा भला हिंदुस्तान चल रहा है उसमें पंगे लगाते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर गवर्नमेंट से या किसी से ये कंट्रोल में भी नहीं आ रहे। नहीं, अब तो बहुत कंट्रोल हुआ है। अब तो ये जो पीएफआई जो पूरा जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसको तो बैन कर दिया गया है, इनके पीछे पड़ी हुई है, आपके हमारे जो नेशनल एजेंसीज हैं वो सब इनके पीछे पड़ी हुई हैं। और ये जो बात आई है आईसिस वाली, ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन हाँ ठीक है, उसको सामने लाए हैं, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बातें जो हैं वो हमारे यहाँ क्या है कि एक बड़ा ढकोसला है, सेक्युलर ढकोसला है। तो सच को सच नहीं कह के हर चीज़ को, जो गलत बात भी हो रही है, जो नॉन हिंदूज़ में अगर कोई गलत बात भी कर रहा है तो उसको ये कह के छुपा जाते हैं कि अरे इससे जो है वो सेक्युलरिज्म अफेक्ट होगा। सेक्युलरिज्म झूठ बोलने से थोड़ी पनपता है। बिल्कुल, सेक्युलरिज्म पनपाने के लिए भी सच तो बोलना ही पड़ता है ना। तो बिल्कुल ऐसा ये ही है। जो हमारे यहाँ का जो एक ये जो फ्रॉड सेक्युलरिज्म है, वो भी इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि इस तरह की बातें सामने नहीं आती हैं, फ़िल्मों में नहीं आई हैं, अभी पिछले 3-4 साल से शुरू हुई हैं कुछ आना। जैसे कश्मीर में क्या हुआ उसके बारे में कोई नहीं जानता था, बिल्कुल। बाहरी दुनिया में जब तक कश्मीर फाइल्स नहीं आई, जब तक हम लोगों ने इसके ऊपर किताबें नहीं लिखी, तब तक लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में। बिल्कुल तो ऐसा ही ये है। इसके जो है वो पहलू हैं कुछ। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर कश्मीर की आपने बात की तो उससे मुझे याद आया कि पहले तो आर्मी चीफ जो हमारे पहले रह चुके हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने मीडिया के लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास असला नहीं है, या जो बात भी उन्होंने कहा कि लड़ाई करने की फिलहाल उसमें नहीं है, पोजीशन में नहीं है। तो लेकिन दूसरी तरफ जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई 1-2 दिन पहले,
उसमें उन्होंने कहा कि जी हम भारत के घर तक जाके मार कर आएंगे। और आज फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट है आज का ही, उसमें उन्होंने कहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा है और उसका सबूत है हमारे पास, और एक सबूत उन्होंने कुलभूषण बताया। तो क्या कहेंगे आपके ये दो अलग तरह की स्टेटमेंट आ रही है, मतलब पहले जो आर्मी चीफ थे वो कुछ और कह रहे हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा ना करो, और अभी जो है इस वक्त डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बिल्कुल ही कुछ और कहा जा रहा है। साथ उन्होंने ये भी कहा कश्मीर ना तो अटूट अंग था, ना है और ना होगा भारत का। अब देखिए मैं क्या कहूँ, ये डीजीआईएसपीआर का वो जो नया जो बना हुआ है, कह रहा है अहमद शरीफ, जी। अब कितना शरीफ है मैं नहीं जानता। शरीफ का मतलब ही होता है अशराफ वर्ग से आता है। ये नवाज शरीफ के रिश्तेदार लगते हैं मुझे। शरीफ कोई शरीफ है, बहरहाल कितना शरीफ है वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो जिस तरह से जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हम हमारी फौज जो है वो ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह के उसूल पर चलती है, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मौलाना तकरीर कर रहा हूँ। तो मैं तो हम तो शुरू से कहते रहे कि पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा मकसद है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है, यानी वायलेंट जिहाद टू स्प्रेड इस्लाम। ये तो मैंने आपसे भी गुफ्तगू में कहा है, अपने यहाँ भी कहता रहता हूँ। तो उसने पहली बार खुल के मैंने सुना है कि यहाँ बिल्कुल ओपनली वो कह रहा है कि हम जिहाद कर रहे हैं। तो जिहाद करना उसने एक्सेप्ट किया है, तो फिर दहशतगर्दी कौन फैला रहा है? उनकी जो किताब है जो वो अकेडमी में पढ़ाई जाती है, इनकी मिलिट्री एकेडमी में पाकिस्तान की, काकुल वाली, उसमें लिखा हुआ है कि टेरर इज एन एंड इन इटसेल्फ, कि दहशतगर्दी जो है वो खुद में एक मकसद है। तो वो तो सब उनके डॉक्ट्रिन्स में है, तो उसमें तो कहीं कोई डिस्प्यूट है नहीं, एडमिटेड पोजीशन है पाकिस्तान आर्मी की ये तो। और बाकी मुझे लगता है कि ये एक प्रूफ है, जो सभी लोग कहते रहे हैं, आप भी कहती रही हैं ये, कि पाकिस्तान आर्मी में 2 ग्रुप हो गए, उसका ये प्रूफ है। क्योंकि एक ग्रुप सर जो है, एक मतलब बाजवा साहब कुछ और कह रहे हैं कि नहीं लड़ना, बाजवा और ये साहब कह रहे हैं लड़ना है। बाजवा साहब जो कह रहे हैं वो एक उनकी जो उनका ग्रुप है उसकी थिंकिंग है, और ये जो बोल रहा है, जो प्रेजेंट वाले आए उनके ग्रुप की थिंकिंग है। तो लड़ाई तो आपस में ही है, आपको भी पता है कि वहाँ प्रो इमरान एंटी इमरान फैक्शंस बने हुए। तो यह फौज की जो आपस की कंफ्यूजन है उसका ही एक प्रूफ सामने ये आया है इसमें, कि 2 दिन पहले कमर बाजवा साहब कुछ कहते हैं और 2 दिन बाद जो है वो आईएसपीआर वाला उसके रिस्पांस में आके और बड़ी-बड़ी बातें, बड़ी मतलब मैं कहूँ कि बहुत ही एग्रेसिव इंटेंट दिखाने के लिए। अब बाकी सच्चाई तो आप भी जानती हैं कि पेट्रोल तो वाक़ई में नहीं है, डीज़ल की समस्या तो है, तो सर वो तो पैसे हमने की भी समस्या है, फैसला किया है ना। असलहे की भी समस्या है आपके पास, ये सारी प्रॉब्लम तो आप भी जानती हैं। तो कमर बाजवा को कोई बहुत गलत बात भी नहीं कह रहे थे। अब ये कह रहे हैं नहीं, कि ये घुस के मारेंगे, तो घुस के तो ये डायरेक्ट आर्मी तो आएगी नहीं, तो घुस के जो है ये किसको भेजते हैं? अब वो कोई पीएएफएफ बना दिया इन्होंने लश्कर ए तैयबा की तरफ से, उस पीएएफएफ को भेज दिया वहाँ पे। तो ये हरकतें तो बहुत पुरानी हैं, लेकिन मोदी जी को भी आप जानते हैं, मोदी जी कभी रिएक्ट नहीं करते, वो तो जो करना होता है वो कर देते हैं। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि अगला एक्शन क्या होगा नहीं, नहीं और सर, कब वो होगा। आप लोग गलत जो है बात समझ रहे हैं। बाजवा साहब ने जो कहा है सर, यहाँ से पाकिस्तान से लेके भारत तक तो हम घोड़ों पे आ जाएंगे, तो पेट्रोल की जरूरत ही कोई नहीं है। फिर आगे सर आप लोगों ने बना लिया मर्सिडीज, उसका भी हमने देखा है कि आपने मेड इन इंडिया मर्सिडीज बनाई है ना सर, वो जो चार्जेबल है। तो बस फिर आगे उससे आगे का गजवा है हम उस पर कर लेंगे, फिर जब वहां तक पहुंच जाएंगे अच्छा, घोड़ों पे, फिर आगे का वो भी हमारे तो वो हमारे तो लोग जो है ना घोड़े भी तो नहीं पाकिस्तान। बचे, अभी तो गधे हैं केवल, वो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कोई बात नहीं सर, थोड़े बहुत गधे होंगे, थोड़े घोड़े होंगे, पहुंच जाएंगे हम लोग, मगर पैदल पैदल भी पहुंच जाएंगे। तो लोग इस बात को भी, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी इस बात हाँ, पे हंस रहे हैं। ये देखिए क्या है कि आपकी जंगजू फौज है, उसमें जज्बा बहुत है, और जज्बे से ही वो पहुंच जाएंगे। अब क्या कर सकते लेकिन हैं इसमें। लेकिन लेकिन सर भाई, फिर भी स्टिल। बंदूक हो या ना हो, असलाह हो या ना हो, तोप हो या ना हो, पेट्रोल हो ना हो, डीजल हो या ना हो, और कुछ भी ना हो, लेकिन जज्बा, जज्बा तो है। जज्बा तो है ना सर, बिल्कुल।
तो जैसे आज हमारे कोई टीवी एक्टर हैं, वो कह रहे थे कि महंगाई जो है ना, अगर वो आए तो बस आप सब्र के साथ महंगाई को झेलें। तो लोगों ने कहा ये नया है कि अगर महंगाई आपको लगे तो सब्र को क्लिक कर दीजिए, अभी तो सब कितनी है? सही हो जाएगा। 47% कितनी हो गई अब? परसेंटेज तो सर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, रोज ऊपर नीचे होती रहती है उसकी परसेंटेज। लेकिन सर फॉरेन ऑफिस ने जो आज कहा है, बिल्कुल आज का स्टेटमेंट, कि भारत पाकिस्तान में टेररिज्म करा रहा है और उसका सबूत हमारे पास है, और वो है कुलभूषण। कुलभूषण खरबंदा में तो वो पाकिस्तान हार चुका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब एक ही उनके पास सबूत है, उसको लेके बैठे रहते हैं, जिस सबूत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ने तो माना नहीं, तो और क्या कहेंगे। अब उनको तो किसी के और मानना ही नहीं है, वो तो वही वाली बात है कि हाँ, मैं कहता हूँ कि ये धरती जो है, ये जो मैं कहता हूँ कि अर्थ इज फ्लैट, देयरफॉर इट इज फ्लैट। अब इसका तो क्या जवाब दें। बात तो सही है सर आपकी, लेकिन बहरहाल ये फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है, मेरे ख्याल है उसको थोड़ा सा तो सर आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। बिकॉज फॉरेन ऑफिस ने कहा है, मैंने नहीं कहा। मैं मैंने कहा मैं होता तो भेजा फ्राई में, मैंने कुछ कह दिया होता तो मेरी बात को तो फिर आप हल्के में ले सकते हैं, लेकिन एक मैं तो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने ये पाकिस्तान बात की के आज। मैं तो पाकिस्तान की किसी इंस्टीट्यूशन की किसी बात को सीरियसली आजकल नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है बेचारे भूखे पेट आए होंगे, उन्होंने कुछ लिख दिया होगा, किसी को रात में नींद नहीं आई होगी क्योंकि एसी नहीं चल रहा होगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं, तो इसलिए मैं किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता। बाकी जो ऑफिशियल रिएक्शन आना है वो आ जाएगा। ऑलरेडी अभी भारत ने कहा है, इंटरपोल को दे दिया है कि ये जो 36 है, 36 हम्म। ये टेररिस्ट जो हैं, ये पाकिस्तान के अंदर है, इनको गिरफ्तार करवाओ। यूएन सही। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ना, सही। भारत का तो एक भी नहीं है यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। पाकिस्तान हम्म। अगर बता सके तो बताए कि भाई भारत में कौन है यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। सही। पाकिस्तान में तो 36 बैठे हैं, जिनकी हम्म। लिस्ट दे दी है कल इंटरपोल को। तो इसलिए ठीक। फॉरेन ऑफिस जो है वो, मुझे लगता है कि वो बहाना तलाश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से बिलावल भुट्टो को भारत आने से रोकें। क्योंकि मैं ये भी देख रहा था कि आपके मीडिया में हम्म। काफ़ी इसकी क्रिटिसिज्म हुई है कि बिलावल क्यों जा रहे हैं जब वहाँ बायलैटरल भी नहीं हो सकते। डॉक्टर जयशंकर ने तो मैक्सिको में ही जाके कह हम्म। दिया कि भाई हम कैसे इनसे बातचीत कर सकते हम्म। हैं, यू कैनॉट हैव टॉक्स विद नेशन दैट इंडल्जेस इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो अब वो जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा, उसका ये जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो दुनिया की निगाह में एस्टैब्लिश्ड है, जिसका मैंने एक आपको उदाहरण दे दिया कि भाई जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हम्म। कम फ्रॉम पाकिस्तान। 36 की तो लेकिन लिस्ट ही दे दी कि भाई ये इधर हम्म। उधर घूम रहे हैं, इंटरपोल से इनको गिरफ्तार करवाओ। कोई एक दो हाथ कोई लग गया और उसको लेके भारत जो है वो आ गया, भारत ले आया, तो आप का फॉरेन ऑफिस जो है वो और उछलने लगेगा। तो ये तो मुझे लगता है कि ये एक डॉक्टर जयशंकर का जो मेक्सिको वाला जो बयान है, हम्म। उसको काउंटर करने की एक बिल्कुल। कोशिश है, जो कि आई डोंट थिंक इट्स अ सीरियस अटेम्प्ट आल्सो। ये सिर्फ बिल्कुल। तुर्की बतुर्की जिसको बोलते हैं ना, कि तुर्की बतुर्की बच्चे बिल्कुल। जिस तरह से आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, अच्छा तुमने ये कहा तो मैं ये कहता हूँ, ये वाली है। सही। लेकिन सर बहरहाल एक एक नजर तो रहेगी, अब 2-3 दिन ही रह गए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ के 4th और 5th को जो है कहा जा रहा है अभी तक। और अगर बिलावल गए तो फिर हम आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या बात चलती है वहां पे और अरे क्या हम रवैया तो रहता गाना है। गाए के बाकायदा, वो कौन सा है कि बिल्लो रानी कहो तो तुम्हें जान दे दूं। सर ये शेख रशीद जो है वो बिलावल को कहा करते हैं, लेकिन बहरहाल हमारे फॉरेन मिनिस्टर है सर, कुछ तो ख्याल कीजिए। तो लेकिन खैर ये शेख रशीद साहब का, और शेख रशीद साहब उस पर काफी बातें हम तो, सुनते हैं। आप लोग जो कहते हैं उसी को तो हम दोहरा रहे हैं ना, हम नहीं इसमें तो कहते बुरा सर, मानने की ये क्या शेख बात। रशीद, ये पॉलिटिकल पार्टीज के आपस का झगड़ा है, जो एक दूसरे को कुछ भी कह रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल एनीवे, फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे बहरहाल वो हम मुझे काफी बेहतर लगे
जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे उनके मुकाबले में। शाह महमूद कुरैशी से तो बेटर ही है। तो देखते हैं सर अरे आगे किस शाह तरह महमूद सोचेंगे। कुरैशी से बेहतर कैसे हो सकते हैं, वो तो पीर थे। हाँ सर, इसी वजह से तो कि ये पीर नहीं है, इसीलिए बेटर है कि बगैर पीरी फकीरी के जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री चलाएंगे। देखते हैं सर आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो थैंक मच यू। सर। थैंक यू सर। थैंक यू।